हेलो एवरीवन, ये है आपका लेटेस्ट प्रैक्टिस पेपर सेशन 2022-23 के लिए, जो कि हाल ही में सीबीएसई ने ऑफिशियली अपनी साइट पर अपलोड कर दिया है। तो आप में से जिस भी बच्चे ने अभी तक ये पेपर डाउनलोड नहीं किए, तो मैंने सारे सब्जेक्ट के पेपर टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए। अब वहां से जाकर इजीली सारे पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करें इस पेपर की, तो यार ऐसा पेपर बोर्ड एग्जाम में नहीं आना चाहिए, है ना, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है ये। बट सीबीएसई ने यदि ये पेपर दिया है तो कुछ ना कुछ सोच के ही दिया होगा। तो यार आप हर तरीके से प्रिपेयर रहना। और आप में से जिन भी बच्चों ने ये पेपर डाउनलोड कर लिया है, तो आपको ये पेपर कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस पेपर को और देखते हैं ये पेपर कैसा है। देखिए, सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है। ये तो आपके वही पुराने वाले जैसे पिछले सिंपल पेपर इन्होंने दिया था, सेम वैसा के वैसा ही है। हम डायरेक्टली देखते हैं इनके क्वेश्चन को। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसका सेक्शन ए। ठीक है, अब सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, वही 1 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन कैसा है। देखिए, पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे रखा है, द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x पासेस थ्रू द पॉइंट -5 0 0 -40 8 0 एंड 5 -30 विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, आपको इन्होंने ये 4 पॉइंट दे रखे हैं और इन्होंने बताया है कि जो p ऑफ x का ग्राफ है वो इन पॉइंट से पास होता है। तो आपको क्या बताना है, इनमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से p ऑफ x फैक्टर कौन सा है। देखो, इन्होंने p ऑफ x का पूछा है, तो हमें मालूम है कि जो x एक्सिस होता है उसके ऊपर y के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 होते हैं। यानी कि p ऑफ x का फैक्टर पूछा है तो y तो उसमें होगा ही नहीं। यदि हम पॉइंट में से अगर देखें तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे इसमें नहीं है और ये वाले में y नहीं है। ठीक है, यानी कि जो y के कोऑर्डिनेट है इसमें क्या है, 0 है, बाकी इसमें तो y के कोऑर्डिनेट है। इट मीन्स ये तो होंगे ही नहीं। ठीक है, अब बचते हैं ये दो। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन। देखिए, इसमें आपको x -5 x -8 x +30 और x +40 दे रखा है। यदि यहां से हम x की यदि वैल्यू निकालें तो हम क्या करते हैं, इसके इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो -5 इधर आके किस में आ जाएगा, प्लस में। यहां से भी x के इक्वल टू में 0 लेंगे तो x की वैल्यू यदि निकालेंगे यहां से तो -8 इधर आके किस में आ जाएगा, +8 में। देखो, यहां से -30 आएगा, -40 ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं x में -5 और 8 है। ठीक है, तो हम यहां से देख रहे हैं 5 भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे -5 है, तो बचता है हमारा 8। इट मीन्स हमारा जो बी वाला ऑप्शन रहेगा वो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोग ऑलरेडी कर भी चुके होंगे, बट यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेंजेस है। आपको मैं बताता हूँ क्या है यहाँ पे। शोन बिलो इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ m एंड n डू द एबव इक्वेशन हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। देखो, यहां तक तो क्वेश्चन इजी है। आपको इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन कंडीशन आती है, क्या होती है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ठीक है, यहां तक तो आसान है। बट यहां पे क्या थोड़ा सा इन्होंने चेंज करके दिया है। तो यहां पे आपको यही चीज देखनी है, क्योंकि बच्चे यही एग्जाम में गलती करते हैं जल्दबाजी में, कि उन्होंने देखा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, सारी वैल्यूज यहीं से यहीं डिवाइड में लिख दी। बट अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, mx + 4/-6 और यहाँ पे दे रखा है n/-12x + 12। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो y वाली टर्म है उसको पहले लिखी है और x वाली टर्म को बाद में लिखी, और यहाँ पे x वाली टर्म पहली और y वाली टर्म बाद में है। तो आपको वैल्यू पुट करते वक्त थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है इसको पहले लिखना है और जो y की वैल्यू है इसको बाद में लिखना है। यानी इस इक्वेशन को आप कैसे लिखोगे, -12x पहले लिखोगे, फिर प्लस में ny बाद में लिखेंगे और फिर प्लस में 12 लिखेंगे। ठीक है, अब डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो देखो, यहाँ से वैल्यू क्या है, m है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने m रखा, डिवाइडेड बाय कितना है, -12, है ना, ये वाली हम वैल्यू पुट करेंगे। इक्वल टू यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे कितना है n है, तो यहाँ पे रख लेंगे हम n। इक्वल टू यहाँ पे -6 और यहाँ पे हो जाएगा 12। देखो, सबसे पहले हम m की वैल्यू निकालने के लिए m -12 के इक्वल टू में क्या रख लेते हैं, ये -6/12 रख लेते हैं। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6 6 2 12। तो यहाँ से बचा 1/-2। ये -12 इधर आके किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से जो m की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यदि हम यहाँ से इसको कैंसिल कर दें तो कितनी वैल्यू आ रही है, 6। और n की वैल्यू अगर निकालें, अगर हम देखेंगे तो देखो 6m में यहाँ पे 2 जगह पे आ रहा है ना, यानी n की और वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू निकालने के लिए इसके इक्वल टू में इसको रख लेंगे, यानी 1/2 है यहाँ पे, तो 4/n इक्वल टू -1/2, है ना, ये कैंसिल कर दिया मैंने। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालना है हमको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जा 8 हो जाएगा, इक्वल टू -n, यानी माइनस तरह जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8। यानी कि जो आपका सी नंबर का ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। देखिए, m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू -8। ठीक है, इसमें दे रखा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड नंबर का क्वेश्चन। इसमें देख लेते हैं क्या दे रखा है। अ टीचर आस्क
3 students to complete the following statement about the nature of roots of a quadratic equation. ठीक है, if q square minus 4pqr greater than 0 the roots of the quadratic equation will be. ठीक है, यहाँ पे जेन का आंसर है ऑलवेज पॉजिटिव, विपुल का आंसर है पॉजिटिव इफ पी क्यू आर पॉजिटिव, सुमन आंसर नेगेटिव इफ पी क्यू एंड आर आर पॉजिटिव। देखो इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, एक क्यू स्क्वायर माइनस 4pqr ग्रेटर देन 0 दे रखा है। इट मीन्स ये हमारा डी जो हमने पढ़ रखा है, आपको याद होगा डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो जो डी की वैल्यू दे रखी है वो ग्रेटर देन 0 दे रखी, तो इस कंडीशन में हमको मालूम इसके रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, विल बी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे, 3 बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, जैन का है, विपुल का है, सुमन का है या कोई भी नहीं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे रूट्स हमको मालूम है अल्फा और बीटा, अगर हम माने तो अल्फा प्लस बीटा हमने पढ़ रखा है क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए होता है। ठीक है, यदि हम इस इक्वेशन से अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, जेन ने ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो यदि वैल्यू हम देखेंगे तो माइनस का माइनस बी की जगह पे क्या है, क्यू है, और ए की जगह पे क्या है, पी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन आंसर हमारा नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, यानी कि जेन तो होगा नहीं, यानी पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब बात करें दूसरे वाले की, विपुल की, तो इन्होंने क्या बोला है, पॉजिटिव इफ पी क्यू आर आर पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ध्यान, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, पॉजिटिव पी क्यू आर आर पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ पे पी क्यू आर पॉजिटिव है हमारे, बट पॉजिटिव वैल्यू जरूरी नहीं कि हो, तो इसलिए विपुल का आंसर भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बात करें थर्ड नंबर की, सुमन की, तो इन्होंने क्या बोला था, नेगेटिव इफ पी क्यू आर आर पॉजिटिव। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि देखिए ये साहब यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है इसमें सारी वैल्यूज प्लस में दे रखी है और आंसर हमारा किस में आ गया, नेगेटिव में। ठीक है, तो तीसरे, ठीक है, तो इट मीन्स जो सुमन है वो हमारी क्या रहेगी, राइट रहेगा। इट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख लीजिए क्या दे रखा है इन्होंने, 2 concentric circle are centered at O minus 4 3. The ratio of area of inner circle to that of the outer circle is 1:9. Point A and B lie on the boundaries of the inner and outer circle respectively as shown in below. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, O क्या है, इस इनर वाले सर्कल का सेंटर है, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट आपको 3 5 दे रखे हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट है इनर सर्कल के बाउंड्री के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B आर 3 5, है ना, यानी बी के 3 5 दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, यानी आपको जो ए जो पॉइंट है उसके आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो देखो हम कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे मेन चीज इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, रेशियो दे रखा है एरिया जो इनर सर्कल और आउटर सर्कल के बीच 1:9। उससे हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, इनकी रेडियस निकालते हैं। देखो रेडियस निकालने से होगा क्या, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो ये एक पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊं, ये O है जिसके कोऑर्डिनेट आपको -4 और 3 दे रखे हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट आपको 3 और 5 दे रखे हैं। आपको पूछा है कि यहाँ पे एक पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट बताइए आप। ठीक है, तो आप हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कर रखा है कि अगर हमको क्या इनका रेशियो मिल जाए, है ना, ये वाला अगर हमको रेशियो मिल जाए तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके इस कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, बट हमको इसके रेशियो पहले निकालने पड़ेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, इस कंडीशन से। तो देखो यहाँ पे एरिया का रेशियो निकालते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मैंने R1 मान ली, यहाँ पे मैंने R1 रेडियस ले ली, इसकी R2 रेडियस ले ली। ठीक है, अब एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई R1 का स्क्वायर अपॉन पाई R2 का स्क्वायर। कितना दे रखा है, 1:9। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, R1 और R2 को ऐसा लिख लेते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर लगा लेते हैं, और 1/9 इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा R1/R2, सॉरी यहाँ पे मैंने, है ना, क्योंकि स्क्वायर लगाएंगे तो 3 का हो जाएगा ये, तो यहाँ पे बचेगा 1/3, यानी R1 की अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पे R1 की जगह पे 1 आ रहा है और R2 की जगह पे 3 आ रहा है। इट मीन्स जो R1 है यानी छोटे वाले की रेडियस वो कितनी है, 1 आ रही है, और बड़े वाले की रेडियस टोटल कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो अगर हम रेशियो की बात करें, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 है तो यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, है ना, ऑब्वियस है कि देखो यहाँ से यहाँ तक 1 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 है, तो ये जो बची हुई है वो 2 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला रेशियो 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी रेशियो आपको मिल जाएगा 1:2। अब इजीली आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ पे लगाएंगे हम सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, पहला x लगाएंगे तो क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय
m1 प्लस m2। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो m1 हमारा क्या है 1 है, तो 1 इंटू x2 क्या है 3 है ना, ये x1 y1 ये x2 y2। ठीक है, तो ये कितना है 3 प्लस में m2 2 है हमारा इंटू फिर हमारे पास क्या है x1 जो कि है हमारे पास -4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा, m1 कितना है हमारा 1 और y2 हमारा कितना है 5 और उसके बाद m2 की अगर हम वैल्यू पुट करें तो 2, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा y1 की तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा m1 m2 जो कि 3 है हमारा। इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो 1 3 जा 3 हो जाएगा, -4 2 जा 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस में 2 3 या 6 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 8 में 3 जाएगा -5/3 और यहाँ से 5 और 6 11/3। इट मीन्स ये वाला ऑप्शन हमारा किसका आ रहा है, ठीक है -5/3 और 11/3 है ना। इट मीन्स हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए तो अब देखते हैं इसका 5th नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए हमको क्या दे रखा है, सोनाली इज स्टैंडिंग ऑन वन साइड ऑफ अ 7 मीटर वाइड रोड एज शोन बिलो। शी वांट टू एस्टिमेट द डिस्टेंस डी बिटवीन 2 लाइट पोल्स ऑन द अदर साइड विदाउट क्रॉसिंग द रोड। देखो यहाँ पे सोनाली यहाँ पे खड़ी हुई है ना, और यहाँ पे क्या बोल रखा है, ये रोड है इसके बीच की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है 7 मीटर है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है 7 मीटर। अब सोनाली क्या चाहती है, ये जो डी डिस्टेंस है पोल 1 और पोल 2 की डिस्टेंस निकालना चाहती है, यानी कि आपको जो डी की वैल्यू है वो बतानी है क्या होगी। देखो यदि आप फिगर अच्छे से देखो तो यहाँ पे बताया भी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा होगा। ठीक है, बुक में जब इस टाइप की कंडीशन आती है, जैसे यहाँ पे अगर हमने ABCDE अगर हमने लिया, ठीक है, तो अगर यहाँ पे एंगल इक्वल दे रखे हैं आपको ऑलरेडी है ना, ये वाले एंगल इक्वल दे रखे हैं, ठीक है, तो ये ट्रेंगल हम सिमिलर कर सकते हैं, छोटा वाला है ना, ये वाला और बड़ा वाला ट्रेंगल हम सिमिलर कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइडें इक्वल रेशियो में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही जाएगी। देखो तो यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, हमको डी निकालना है। सिंपली हमको यहाँ पे ये 90 डिग्री और यहाँ ये 90 डिग्री दे रखा है, यानी कि ये वाला ट्रेंगल, इसमें नेमिंग नहीं है तो हम ऐसा करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। मान लो ये ए हो गया, फिर मैंने इसको नाम दे दिया बी, ये सी हो गया, इसको नाम दे दिया मैंने डी, और ये वाले पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ई। तो ये जो छोटा वाला ट्रेंगल है, ये वाला और बड़ा वाला ट्रेंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर देखो सिमिलर हो जाता है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में आ जाएंगी। तो देखो हम जैसे फॉर एग्जांपल छोटे वाले की हम क्या लगते हैं, साइड लेते हैं, तो इसकी साइड क्या है बी डी, तो हमने यहाँ पे ली बी डी अपॉन क्या हो जाएगा पूरा बड़े वाले की साइड क्या है ए बी, तो यहाँ पे हम रख लेंगे ए बी इक्वल टू, उसके बाद छोटे वाले की साइड देखो इसका तो कोई यूज़ नहीं है, हम यहाँ पे ये वाली ले लेते हैं, इसकी साइड क्या है डी ई, तो हमने ले लिया डी ई, और ये वाली की साइड क्या है ए सी, तो यहाँ पे हमने लिख लिया ए सी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड है इक्वल रेशियो में आ गई हमारी। तो देखो अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। बी डी की जगह पे कितना दे रखा है, बी डी कितना दे रखा है पी, तो यहाँ पे हमने पुट कर लिया पी। उसके बाद ए बी कितना दे रखा है, देखो ए बी यहाँ से यहाँ तक कितना है पी, और यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल पी प्लस 7 हो जाएगा इक्वल टू। अब बात करें किसकी, डी ई, तो डी ई देखिए कितना दे रखा है हमको आर है ना, डी यहाँ से यहाँ तक आर दे रखा है, और ए सी तो हमारा डी है जो कि हमको निकालना है। तो देखो डी की वैल्यू निकालना है, डी को हम यहाँ लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी इंटू पी, और ये पी प्लस 7 आर के साथ इंटू हो जाएगा पी प्लस 7। हमको डी की वैल्यू निकालना है, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा आर पी प्लस 7 डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन दे रखा है। हाँ, हमारा जो डी नंबर का ये आंसर है वही इसका राइट आंसर रहेगा ना, डी की वैल्यू निकालना है, डी नंबर का हमारा आंसर है। ठीक है, आर पी प्लस 7 अपॉन पी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अगर कहीं पे छोटी मोटी चीज़ें कुछ प्रॉब्लम जाए तो एक बार रिपीट करके आप देख लीजिएगा, तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो ही जाएंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि इसका 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, तो इसमें ये आधा क्वेश्चन इसमें दे रखा है और आधा क्वेश्चन ये रहा इसका। आई होप आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दे रखा है 6 नंबर में, सोन विलो आर 2 ट्रेंगल सच दैट लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ ईच इज नॉन। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 ट्रेंगल दे रखे हैं, ठीक है, जिसकी आपकी 2 साइडें दे रखी है ना, यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला, अलोंग विद द गिवन इन्फॉर्मेशन विच ऑफ दिस सफिशिएंट टू कंक्लूड वेदर ए ट्रेंगल KLM इज सिमिलर टू ट्रेंगल PQR। देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 ट्रेंगल और उनकी साइडें दे रखी हैं। तो देखो आपको क्या बताना है कि
इन चीज़ों को लेते हुए इसके साथ एक चीज़ और क्या लें हम, जिससे ये दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएं, सिमिलर हो जाएं। तो अगर हम देखेंगे, देखो 3/6 करते हैं, यानी ये वाली साइड का रेशियो ये वाली साइड का रेशियो निकालते हैं तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ से भी इसको भी निकालेंगे तो 4/8 है तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों साइड है तो इक्वल रेशियो में है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है वो हम देखेंगे इन दोनों ट्रेंगलों को सिमिलर करने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, एंगल KLM, KLM कहाँ पे हमारा, KLM ये वाला एंगल और इक्वल टू PQR, ठीक है। तो ये ऑप्शन रहेगा क्या, इसके साथ अगर हम ले लें तो हो जाएगा, है ना, साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन तो सही है। दूसरा वाला देखते हैं, रेशियो ऑफ KM PR। अब KM और PR देखते हैं, KM और PR, हाँ ये भी हो जाएगा। अगर हमारे पास क्या हो, KM और PR अगर इक्वल रेशियो में आ जाए तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे साइड साइड से, है ना। यहाँ पे हमारा साइड एंगल साइड से हो जाएगा और यहाँ पे साइड साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा ऑप्शन में, पहला दे रखा ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, एदर 1 और 2, है ना, दोनों में से कोई भी हो सकता है, यानी सी वाला ऑप्शन इसका राइट रहेगा। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें देख लीजिए क्या दे रखा है हमको। शोन बिलो इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर P, ऑल लेंथ आर मेजर इन सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको एक सेक्टर दे रखा है जिसका सेंटर आपको P दे रखा है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो P R Q X सेक्टर दे रखा है, तो देखो आपको क्या बताना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ P। देखो P कहाँ से कहाँ तक है, ये वाली लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। देखो तो ये भी आसान क्वेश्चन है, मेन बात आपको ये है, सिर्फ आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, अब देखिए यहाँ पे आपका पुराना कॉन्सेप्ट ही लगेगा, अभी हम पिछले क्वेश्चन में कर भी चुके हैं। देखो यहाँ से देखो हमको P निकालना है, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, ये वाली लाइन को, और यहाँ पे Q है और इसको भी यदि मैं ज्वाइन कर दूँ, तो देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो ट्रेंगल बन गए हमारे, अभी वहाँ पे बन रहे थे, ये वाला ट्रेंगल एक और एक छोटा वाला ट्रेंगल, है ना, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, 90-90 हो जाएगा, यानी ये दोनों ट्रेंगल छोटा वाला और बड़े वाला दोनों सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर हो जाते हैं तो हमको मालूम है कि करस्पॉन्डिंग साइड है इक्वल रेशियो में आ ही जाती हैं। तो सिंपल आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, मैं इसको नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम दे दिया, इसको A नाम दे दिया, ये B हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारा जो ट्रेंगल PAE है और PBQ है वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो साइड है इक्वल रेशियो में आ ही जाएंगी, तो रख लेते हैं हम PA अपॉन PB इक्वल टू PE अपॉन PQ। ठीक है, तो अब सारी वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। PA कितना दे रखा है, देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3। PB कितना है, P से B तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 है। ठीक है, यहाँ तक 4 हो गई हमारी। उसके बाद बात करें P की, तो P तो हमको फाइंड आउट करना है, तो P की जगह P रहने दिया, PQ निकालना है। अब PQ को आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, हमने सेक्टर पढ़ रखा है। देखो सेक्टर किससे बनता है, एक सर्कल में। ठीक है, और सर्कल में ये क्या होती है, रेडियस होती है ना, ये रेडियस होती है, और रेडियस आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, यानी उसी से सेक्टर बन रहा है, यानी ये PR अगर 6 है तो PQ भी कितना होगा, 6 होगा। तो PQ की जब हम कितना पुट करेंगे, 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखो PE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इधर डिवाइड में, इधर क्या जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 × 6 अपॉन 4, 2 3 या 6 और 2 2 जा 4, तो कितना होगा यहाँ पे 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 5 जा 10, यानी 4.5 हमारी P की वैल्यू हो जाएगी। इट मीन्स इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका 4.5 दे रखा है D में, यानी D नंबर का हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देख लेते हैं इसमें हमको क्या दे रखा है। इसमें हमको बोला है कि अ सर्कल इज ड्रॉन, 2 points are marked outside the circle such that only 3 tangent can be drawn to the circle using this 2 point। ठीक है, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, सबसे पहले हम कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इन्होंने क्या बोला है, 2 पॉइंट लेने हैं आपको, ठीक है, जो कि सर्कल से बाहर की तरफ होंगे, है ना, और ऐसे लेने जिससे 3 टेंजेंट सिर्फ ओनली ड्रॉ हों। ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपको एक बना के बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर मान लो कहीं पे भी ले लिए, ठीक है, तो अगर मैं इससे अगर टेंजेंट बनाऊंगा तो एक ये बन गई, एक ये बन गई, इससे बनाऊंगा तो एक टेंजेंट ये बन जाएगी, एक टेंजेंट ये बन जाएगी, यानी टोटल टेंजेंट कितनी बन रही है, 4। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे पॉइंट लेने जिससे ओनली 3 टेंजेंट बने। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सर्कल बनाया, हाँ ना। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो आप ऐसे बना सकते हो,
देखो मैं पहले टेंजेंट बना देता हूँ तो आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया और एक पॉइंट यहाँ पे लिया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना, ये सर्कल है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा अलग अलग करके बता देता हूँ, ठीक है। मान लो इस टाइप का पॉइंट रहेगा, है ना, ये टेंजेंट बनेगी, है ना। फिगर थोड़ा ठीक नहीं बन रहा है, बस आप थोड़ा समझना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 2 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो अब टेंजेंट बन गई हमारी, ठीक है, 1 2 और 3 टेंजेंट बनी। आप चाहो तो ऐसा भी ले सकते हो, देखो एक सर्कल बनाया हमने, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, तो इससे हुआ क्या कि 2 टेंजेंट तो देखो इससे बन गई, ठीक है, और 2 ही टेंजेंट इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो देखो एक टेंजेंट ये बन गई और एक टेंजेंट ये बन जाएगी। तो इस टाइप में हमारी 3 टेंजेंट बन जाएंगी, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे पॉइंट को ले सकते हो, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है वो देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन। इन्होंने क्या बोला है, ऑल 3 टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ, है ना। ये नहीं है जरूरी, ठीक है, क्योंकि देखो आप ये फिगर में भी देख लो चाहे ये फिगर में भी देख लो, देखो ये दोनों इक्वल है, बट ये इसके इक्वल हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, ठीक है। यानी ये वाला तो ऑप्शन नहीं रहेगा हमारा। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, बोथ द पॉइंट लाई ऑन द वन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। यानी कि पॉइंट जो है हमारे एक टेंजेंट के ऊपर है, हाँ, यानी कि ये देखो एक टेंजेंट के ऊपर आ रहा है ना, दोनों पॉइंट हमारे क्या आ रहे हैं, एक ही टेंजेंट के ऊपर आ रहे हैं। इट मीन्स जो इसका आंसर रहेगा वो हमारा बी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए तो अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमको क्या दे रखा है वो देख लीजिए। शोन विलो इज अ सर्कल विथ 3 टेंजेंट के क्यू के पी एंड एल एम। देखिए के क्यू कहाँ पे, ये वाली के क्यू, के पी ये और एल एम ये 3 टेंजेंट हो गई। क्यू एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, सिर्फ ये वाली डिस्टेंस है ना, ये वाली 2 दे रखी है। के एल यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, टोटल 6 दे रखी है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, पीएम जो है वो हाफ ऑफ के एल है। पीएम कहाँ पे, ये वाला पीएम कितना है, हाफ ऑफ के एल। तो के एल कितना है, 6 है। अगर हम हाफ निकालेंगे 6 का तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एल एम के, एल एम के यानी ये वाला एंगल निकालना है। देखा आपने कितना क्वेश्चन घुमा घुमा के दे रहे हैं इसमें, ठीक है। ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए हम कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ से ये एल क्यू और एल एन टेंजेंट है, दोनों इक्वल रहेगा। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनती है वो आपस में इक्वल होती है, हमको मालूम है। तो अगर ये डिस्टेंस 2 है तो ये भी डिस्टेंस 2 हो जाएगी, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि ये जो एल एम है हमारे टोटल, है ना, मैं यहाँ पे इसको फिगर अलग बना देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये 50 डिग्री दे रखा था। यहाँ से यहाँ तक आपको कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। और यहाँ से यहाँ तक 2 और 3 कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे आगे, क्योंकि हमको तो ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको ये 2 साइड तो दे रखी, एक साइड और निकाल लेते हैं, केम की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो देखो केम कैसे निकालेंगे वो देखो आप, क्योंकि हमको मालूम है एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट बनती है वो आपस में इक्वल होती हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है टोटल डिस्टेंस, देखो यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 2, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाती है इस टेंजेंट की, 8। तो इसकी भी ऑब्वियस बात है 8 ही होगी, है ना, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस दे रखी, यहाँ से हम 8 मेजर कर सकते हैं टेंजेंट को। तो देखो अगर हमको केम की वैल्यू निकालना है, अब हमको मालूम है यहाँ से यहाँ तक टोटल 8 है और यहाँ से यहाँ तक हमको मालूम है 3 है। तो 8 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो ये वाली बच जाएगी, तो ये कितना बचेगा, 5, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो देखो अगर आप यहाँ से क्वेश्चन देखो अच्छे से, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा जिसमें 2 साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। इट मीन्स यहाँ पे जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइडें इक्वल होती हैं उनसे बनने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। 9th क्लास में आपने थ्योरम ही पढ़ी होगी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। अब एंगल सिम प्रॉपर्टी लगा के हम ये एंगल निकाल लेंगे। तो देखो इन दोनों को प्लस करके 180 से सिंपली माइनस कर दो, तो 180 में से 50 + 50 यानी कि 100 माइनस हो जाएगा। यानी आंसर क्या आएगा आपका, ये वाले एंगल का 80 डिग्री, ठीक है। तो 80 डिग्री आपका ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर राइट रहेगा आप बताइए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब इसका क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 10th वाला। देखिए इसमें हमको क्या दे रखा है, इन द फिगर शोन बिलो लाइंस ए बी एंड पी क्यू आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑल मेजरमेंट इन सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे जो ए बी लाइन है ये वाली लाइन और जो पी क्यू लाइन है ये आपस में क्या पैरेलल दे रखी है, ठीक है। आपको क्या वैल्यू फाइंड करना है, कोस थीटा की वैल्यू बताना है क्या होगी, और थीटा हमारा कहाँ पे बन रहा है, ये वाला, ठीक है। तो कोस थीटा देखो, अब इस ट्रायंगल को अगर मैं अलग से बनाऊं, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये हमारा P है, ये Q है और ये O है।
तो देखो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है और कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है आपको मालूम होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अगर हम देखें इसमें तो बेस क्या होगी, अब बेस निकालना आपको ध्यान से आना भी चाहिए, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कई वीडियो में। जो एंगल बनता है ना उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स होती है, जो 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाली साइड, है ना, क्योंकि यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे भी 90 होगा। तो ये तो हाइपोटेनस फिक्स है आपकी। तो ये परपेंडिकुलर हो गए तो बेस मतलब ये हो गई। तो बेस क्या है, पी क्यू, और हाइपोटेनस क्या हो गई, पी हो गई। तो पी क्यू की लेंथ कितनी दे रखी है, जेड दे रखी है, तो जेड हो गया। और पी ओ कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक वाई और यहाँ से यहाँ तक बी है। इट मीन्स बी प्लस वाई। तो कोस थीटा की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, जेड अपॉन बी प्लस वाई। तो अगर हम देखते हैं इसमें ये वाला, ये इसमें से तो इसका कोई भी आंसर नहीं है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखो यदि कोस थीटा की वैल्यू तो अगर इसके अकॉर्डिंग निकाले तो यही निकल रही है। तो देखो अब हम थोड़ी सी चीजें अलग लगाएंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा था, ए बी और पी क्यू आपस में क्या पैरेलल है। अब पैरेलल में हमको मालूम है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल के देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम कोस थीटा लगाएं तो कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके लिए ये बेस हो जाएगी यानी सी, है ना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ सी है और ये हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, बी। ठीक है, यानी जो आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सी अपॉन बी। यानी इट मीन्स इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बी वाला रहेगा, है ना। अगर इसमें भी किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम जाती है तो कि नहीं हमको तो सर यही वाला निकालना है, तो देखो आपको मैं इससे पहले कुछ ट्रायंगल में बता भी चुका हूँ। ठीक है, ये वाली लाइनें पैरेलल हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल को आप क्या कर सकते हो, सिमिलर कर सकते हो। जब साइडों को इक्वल रेशियो में लेके आओगे ना, तो ये वाली साइडों का रेशियो है ना, जेड और बी प्लस वाई किसके इक्वल टू में जाएगा, सी बाय बी के इक्वल टू में आ जाएगा। तो आप वहां से भी क्या जेड बी प्लस वाई की वैल्यू सी बाय बी रख सकते हो। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू है तो इजीली आप डायरेक्टली हमको जो कॉन्सेप्ट मालूम है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि नहीं आए तो एक बार और आप देख लीजिएगा। यदि किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम जा रही है तो एक बार उस क्वेश्चन को आप दोबारा से देख लीजिए। यदि उसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। और आज की इस वीडियो में इसके 10 ही क्वेश्चन करेंगे। इसके बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा और इसके सारे जो सॉल्यूशन रहेगी उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा। उस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उस प्लेलिस्ट में आपको इस पेपर के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।